चलें आज हम अपना थर्ड लेक्चर जो कि इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन और ये डिस्कस करेंगे। और इसमें हम इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन और इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उनमें जो मैं बताऊंगा आपको इलास्टिक कोलिजन्स इन टू डायमेंशन, इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, फिर हम डिस्कस करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसको हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एतबार से एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वन विल बी इन लैब्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेकंड हम सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट से इसे डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन में हम फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। अगर दो कोलाइडिंग बॉडीज में से कोई एक डिफॉर्मेबल हो तो ऐसा डिफॉर्मेबल सिस्टम जो है उस वो कैसे कोलाइड करता है वो देखेंगे और एट द एंड हम न्यूमेरिकल कुछ करेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले जो पहला टॉपिक है वो इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन है। तो जैसे हमने पहले कोलिजन के बारे में डिस्कस किया और वो कोलिजन थी इन वन डायमेंशन। टू डायमेंशन में हम क्या करेंगे, हम एक मिनट, ये कुछ बच्चे और आए हैं जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, लेट मी अलाउ देम। और इसमें जो कोलाइडिंग बॉडीज हैं वो दो हैं जो कि M1 और M2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। M1 is a small mass which is moving along the x-axis और सेकंड जो पार्टिकल है वो M2 है जिसे रेड कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो कि एट रेस्ट है ओरिजिन के ऊपर। ठीक है, वो ओरिजिन के ऊपर रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा। तो ये पार्टिकल जो M1 और पार्टिकल M2 इन दोनों के सेंटर्स में जो डिस्टेंस है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है, या ऐसे कहें कि जो दो पैरेलल लाइंस along the x-axis which are passing through their centers, ठीक है, इन दो लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है उसे मैंने B से रिप्रेजेंट किया हुआ है और इसे हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, तो बात ये कर रहा था कि M1 मैस जो है ये U1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है along the line which is parallel to the x-axis, और जब ये ओरिजिन पे पहुंचेगी तो ये कोलाइड करेगी पार्टिकल M2 के साथ। कोलिजन के बाद क्या होगा कि ये स्कैटर हो जाएंगी, दोनों पार्टिकल स्कैटर हो जाएंगे एट डिफरेंट एंगल्स और मूव करेंगे विद डिफरेंट वेलोसिटीज दैट आर v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। और ये जो एंगल बनाएंगे एक्स एक्सिस के साथ वो φ1 और φ2 होगा। चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स इज नॉट हेड ऑन कोलिजन then after collision they may move in different directions, such a collision is known as collision in two dimension। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यही इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। लेट अस सपोज दैट a particle of mass M1 is initially moving with velocity u1 along x-axis and it will strike with another particle of mass M2 which is at rest। Let B be the impact parameter। impact parameter की आगे definition लिखी हुई है। Let V1 and V2 be the velocities and φ1 and φ2 be the angles of scattering with the x-axis of M1 and M2 respectively after collision। ये कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, if the two particles exert some internal forces on each other, even then
दे विल मेक एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम फिर कैसे बनाएंगे? यानी सिस्टम के अंदर अगर इंटरनली अगर वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो हम कहेंगे कि बाहर से, सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, ना ही सिस्टम का कोई एलिमेंट सराउंडिंग पे कोई फोर्स लगा रहा है, इंटरेक्ट नहीं कर रहा, और इसी तरह सराउंडिंग से कोई भी फोर्स हमारे सिस्टम के किसी एलिमेंट पे नहीं लग रही। अगर ये फोर्स नहीं लग रही तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि टोटल मोमेंटम जो है पार्टिकल का, टोटल मोमेंटम जो सिस्टम का है, जो सिस्टम हमारा दो पार्टिकल से मिलकर बना है, ये कंजर्व रहता है। ठीक है, ये बात हमें कैसे पता चली? ये हमें बात पता चली कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जब हमने पढ़ा, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अपने सिस्टम पे अप्लाई करते हैं। वी विल हैव टू रिजॉल्व मोमेंटम ऑफ द टू पार्टिकल्स इन एक्स एंड वाई कंपोनेंट, क्योंकि हम कह रहे हैं कि आफ्टर कोलिजन जो पार्टिकल है ये एक्स वाई प्लेन में डिफरेंट एंगल पे स्कैटर हो जाते हैं। तो जब ये टू डायमेंशन में मूव कर रहे हैं तो हम इसके मोमेंटम को इसके कंपोनेंट्स में, एक्स वाई कंपोनेंट में रिसॉल्व कर लेंगे और हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन जो है, हम ये बात कर रहे थे कि जो मैस m1 है, सिर्फ m1 मैस u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, और जबकि जो पार्टिकल 2 है वो ओरिजिन के ऊपर रेस्ट में है, तो इसलिए इस जो पार्टिकल 2 होगा इसका मोमेंटम 0 के बराबर होगा। सो m1 u1 विल बी इक्वल टू m1 v1 कोसाइन ऑफ phi1 प्लस m2 v2 कोसाइन ऑफ phi2। ये मोमेंटम का x कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, यहां से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 कोसाइन ऑफ phi1, phi1 यहाँ पे लिखा हुआ था जो मिसिंग है, आपने ये नोट कर लेना है, प्लस m2 v2 कोसाइन ऑफ phi2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। इसी तरह हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम के y कंपोनेंट पे। तो y कंपोनेंट क्या होगा इस हमारे सिस्टम के लिए? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन मोमेंटम पार्टिकल 1 का क्या होगा? 0 होगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि अलोंग द y पार्टिकल m1 सिर्फ अलोंग x एक्सिस मूव कर रहा है, अलोंग y एक्सिस मूव नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इसका मोमेंटम 0 होगा। इसी तरह जो सेकंड पार्टिकल है m2, वो तो मूव ही नहीं कर रहा, उसका भी उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो पूरा मोमेंटम ही 0 के बराबर होगा। ठीक हो गया। which will be equal to माइनस m1 v1 sin phi1। ये माइनस का साइन जो है ये फिगर से आपको क्लियर होगा कि ये एक्स के किस क्वाड्रेंट में ये जा रहा है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव का निशान आया। ठीक है, इस क्वाड्रेंट की वजह से, प्लस m2 v2 sin phi2। और इसको हम जरा रीअरेंज कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगा m1 v1 sin phi1 which is equal to m2 v2 sin phi2। एज अ कोलिजन इज इलास्टिक, इसमें चूंकि कोलिजन इलास्टिक है, देन वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आल्सो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कैसे अप्लाई करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बजाय मैं ये कहूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम बात करते हैं। एक मिनट, ये कुछ बच्चे और ज्वाइन करना चाह रहे हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन विल बी इक्वल। So as the second body, that is m2, is not moving, so its kinetic energy will be equal to 0, or kinetic energy of the first particle is half m1 u1 का square। इसी तरह this will be equal to 1/2 m1 v1 square plus half of m2 v2 square। ओके, और इसको जरा रीअरेंज करेंगे और m1 हम कॉमन ले लेंगे। m1 मल्टीप्लाइड बाय u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इनटू v2 स्क्वायर।
ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास इक्वेशन 1, 2 और 3 में हमारे पास 4 अननोन है। जो 4 अननोन है वो क्या क्या है, V1 है, V2 है, phi1 और phi2 है। इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने से हम ये चारों वेरिएबल जो है, जो अननोन क्वांटिटीज है, ये फाइंड नहीं कर सकते। कब? However, if one of the unknown quantities is given exclusively, then other 3 can be determined by solving the 3 equations। ठीक है, अगर इनमें से हमें कोई एक अननोन बता दिया जाए तो हम बाकी 3 जो वेरिएबल हैं वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो नेक्स्ट है वह इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। अभी हमने इलास्टिक कोलिजन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में डिस्कस करते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन की क्या एग्जांपल हो सकती है? टिपिकल एग्जांपल ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन is collision between 2 particles which stick together after the collision। इसके अगले पेज पे फिगर है, उससे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। One particle is at rest before collision and another particle collide with it, then after collision the combined mass will continue to move in the direction of motion of first particle before collision। Such collision will be inelastic collision। अच्छा, inelastic collision के बारे में हम देख रहे हैं। तो inelastic collision में inelastic collision रिवाइज कर लेते हैं कि inelastic collision क्या थी। inelastic collision में हम ये देखते थे कि kinetic energy of the system does not remain conserved after collision। ठीक है, अगर kinetic energy of the system कंजर्व ना रहे बिफोर और आफ्टर collision, हम ऐसी collision को inelastic collision कहते हैं। Therefore, we want to describe inelastic collision in 2 dimension, then both particles must be in the motion before collision। तो बिफोर कोलिजन उनको उन दोनों पार्टिकल को मोशन में होना चाहिए, क्योंकि हम 2 डायमेंशनल मोशन देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 2 डायमेंशन में कैसे दोनों पार्टिकल बिफोर कोलिजन मूव कर रहे हैं। हमने सपोज किया है कि जो पार्टिकल M1 है वो अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, और ये जो सेकंड पार्टिकल है वो मूव कर रहा है अलोंग इन द एक्स वाई प्लेन विद वेलोसिटी u2, और ये एंगल जो बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, इसे थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज दोनों के u1 और u2 वेलोसिटीज ऐसे सेट की हुई है कि ये दोनों कोलाइड करते हैं एट द ओरिजिन, और फिर जो दोनों स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। दोनों के मैसेज m1 प्लस m2 इज इक्वल टू कैपिटल M, और वेलोसिटी v के साथ आफ्टर कोलिजन मूव करना शुरू कर देते हैं। और ये किस एंगल पे स्कैटर हो जाते हैं? इस एंगल पे ये मुड़ जाती है। दोनों पार्टिकल स्टिक होकर किस एंगल पे मूव करते हैं? एक्स वाई प्लेन में मूव करते हैं, और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाई बनाते हैं। अच्छा, फॉर सिंपलिसिटी वी अज्यूम दैट वन पार्टिकल M1 मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस। ये बातें मैंने आपको बता दी है। और इसके बाद है, सिंस द सिस्टम इज आइसोलेटेड, अगर हम इस सिस्टम को भी आइसोलेटेड कंसीडर करें तो फिर क्या होगा? द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। अगर ये कंजर्व रहता है, फिर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस के अलोंग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 कोसाइन ऑफ थीटा, which is equal to capital M into V। V is the velocity of both the particles which were stick together after collision into cosine of phi। तो इसी तरह along y axis क्योंकि जो पार्टिकल M1 था वो तो along the horizontal axis मूव कर रहा था, इसलिए उसका कोई कंपोनेंट, कोई वेलोसिटी कंपोनेंट y axis के along नहीं था, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम along y axis 0 के बराबर है। प्लस m2 u2 साइन ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू mv साइन ऑफ फाई। अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को दोबारा रीराइट किया हुआ है, m2 u2 into साइन ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू mv साइन ऑफ फाई। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हियर वी हैव 2 अननोन क्वांटिटीज। अब हमारे पास सिर्फ 2 अननोन क्वांटिटीज है, क्या क्या? v और फाई, which can be determined by solving equation 1 and 2, जो कि हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों का हम स्केयर ले लेंगे और फिर ऐड कर देंगे, कुछ टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास b स्केयर की वैल्यू आ जाएगी, और इसका अंडर रूट लेंगे अगर हम इस इक्वेशन का, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी।
और अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें तो इस तरह हम फाई जो कि हमारा सेकंड अननोन था वो भी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन हम पढ़ेंगे। इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन हम दो एग्जांपल्स लेंगे। फर्स्ट है जो लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हम इसकी बात करेंगे। लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है कि हम ये सपोज करेंगे कि हमारे पास दो पार्टिकल हैं। दो पार्टिकल कौन कौन से, ये फिगर में देखें, M1 है और M2 है। M2 जो पार्टिकल है वो एट रेस्ट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर रेस्ट में है, जबकि दूसरा जो पार्टिकल है M1 जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया वो U1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ये अगर दो पार्टिकल हमारे एक ही सिस्टम का हिस्सा है तो सेंटर ऑफ मैस किधर होगा? इन दोनों के बीच में सेंटर ऑफ मैस होगा। तो सेंटर ऑफ मैस जो है हम पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे कि उसे लोकेट कर लेंगे वो कहाँ पे है। ठीक है, जब अब देखें M2 जो है ये रेस्ट में है, M1 जो है ये मूव कर रहा है। जो M1 मूव करेगा, अप्रोच करेगा M2 की तरफ, तो जो सेंटर ऑफ मैस है ये भी मूव करेगा। ये किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा? इसे हम VCM से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, ये बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद क्या होगा? M1 अप्रोच करेगा M2 को और ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड होने के बाद ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे। दोनों के मैसेज को M1 प्लस M2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये आफ्टर कोलिजन VCM वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया? तो नेक्स्ट हम देखते हैं आफ्टर कोलिजन सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल्स will lie in their combined mass and the combined mass क्या है? M1 plus M2 will move with velocity VCM after collision. As a system is isolated, क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड है इसलिए द टोटल मोमेंटम विल बी कंजर्व। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। टोटल मोमेंटम हम कैसे लिखेंगे? बिफोर कोलिजन M1 V1 प्लस 0 क्यों लिखा है? क्योंकि सेकंड बॉडी जो थी, सेकंड पार्टिकल जो था M2 वो रेस्ट में था, which will be equal to M1 plus M2, यानी M1 और M2 दोनों पार्टिकल आपस में स्टिक हो गए थे आफ्टर कोलिजन और वो VCM वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू हो गए थे। तो ये हमारे पास आ जाएगी VCM की वैल्यू। और अगर हमें VCM सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास हमें पता है, हमने फाइंड कर ली, हमें सेंटर ऑफ मास को लोकेट भी करना है। लोकेट कैसे करेंगे? हम पोजीशन वेक्टर ड्रा कर लेंगे। तो ये पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? RCM इज इक्वल टू, हमें वेलोसिटी का पता है और टाइम का पता है, किस टाइम पे हम फाइंड करना चाहते हैं, लोकेट करना चाहते हैं सेंटर ऑफ मास को, तो मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो VCM की वैल्यू हमें इक्वेशन 2 से पता है, तो ये हमारे पास आज RCM की वैल्यू आ जाएगा M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V1 T I यूनिट वेक्टर, यानी कोलिजन के बाद भी वो अलोंग द एक्स एक्सिस मूव करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट है इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब हमने सेंटर ऑफ मास को अपना रेफरेंस पॉइंट मान लिया। रेफरेंस पॉइंट क्यों माना? इसमें इस एग्जांपल में भी हम दो पार्टिकल कंसीडर करेंगे, पार्टिकल M1 और M2। M1 पार्टिकल जो है ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहा है वेलोसिटी U1 के साथ। इसी तरह जो M2 पार्टिकल है ये U2 वेलोसिटी के साथ अलोंग नेगेटिव एक्सिस एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। ये इनकी वेलोसिटी इस तरह है कि इनका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, इनका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। ठीक हो गया? तो कोलिजन के बाद क्या होगा? जब ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद ये रेस्ट में आ जाते हैं और उनका सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में रहेगा कोलिजन के बाद। तो इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस द सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट द रेस्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। So combined mass M1 plus M2 of the two particles will come to rest after collision. यानी कोलिजन के बाद जो है दोनों पार्टिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे और वो रेस्ट में आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये लिखा हुआ VCM will be equal to 0। अच्छा, अब हम इससे कुछ अननोन फाइंड कर लेते हैं। अननोन हमारे लिए क्या है कि let U1 and U2 be the velocity
with the velocities of particles m1 and m2 respectively before collision in this frame of reference, then u1 is equal to v1 minus vcm. ये relative velocity हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास के relative velocity ले रहे हैं. अगर vcm is equal to 0 है तो जाहिर बात है ये u1 will be equal to v1 आ जाएगा. u1 is equal to v1 I unit vector minus m1 over m1 plus m2 multiplied by v1 into I unit vector. ये जो वैल्यू हमने लिखी है ये कहां से लिखी है, vcm की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. ठीक है. अच्छा, u1 will be equal to 1 minus m1 over m1 plus m2 into vi I unit vector. जहां पे हमारे पास फाइनली जो u1 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी u1 is equal to m2 divided by m1 plus m2 multiplied by v1 I unit vector. ठीक है. सिमिलरली u2 हम फाइंड कर सकते हैं which will be equal to minus vcm. ठीक हो गया. इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी. ठीक हो गया. अच्छा, तो u2 की हमारे पास वैल्यू vcm की वैल्यू हम फिर से पिछली इक्वेशन से पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से. तो u2 की वैल्यू ये आ जाएगी. इक्वेशन 3 and 4 गिव द वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स बिफोर कोलिजन. ठीक है. आफ्टर कोलिजन तो इसकी वेलोसिटी होगी नहीं क्योंकि वो रेस्ट में आ जाते हैं. अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम ये देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितनी आई. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, या इसे हम फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कहेंगे. फ्रैक्शनल लॉस के लिए जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसे मैंने किया इसे रिप्रेजेंट किया, और जो फाइनल आफ्टर कोलिजन, फाइनल का मतलब आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगी उसे मैंने किया एफ से रिप्रेजेंट किया. और ये हम लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात कर रहे हैं. तो ki will be equal to half m1 v1 का स्क्वायर, और जो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इक्वल होगी 1 by 2 m1 plus m2 multiplied by vcm का स्क्वायर. अच्छा, अब ये इक्वेशन 2 से फिर vcm की वैल्यू यहाँ पे पुट की हुई है, और kf हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ m1 स्क्वायर ओवर m1 plus m2 multiplied by v1 का स्क्वायर. अब क्या करेंगे, अब हम kf और ki का फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे. इसका फ्रैक्शन फाइंड करेंगे तो यहाँ से हमें इस इक्वेशन से पता चलेगा कि फ्रैक्शन ऑफ kf to ki is equal to m1 रेशियो m1 plus m2. ये आ जाएगा हमारे पास. चूंकि m1 is less than m1 plus m2, अगर ये लेस है तो हम क्या कह सकते हैं फिर kf over ki is less than 1. और अगर ये less than 1 है तो ki को दूसरी तरफ ले जाएं जरा, तो हमारे पास आ जाएगा kf is less than ki. तो ये बात, ये जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी kf is less than ki, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि kf जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ये कम है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, यानी कुछ एनर्जी जो हमारी ये वो लूज हो गई. ठीक है ना. यानी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है इस हमारे सिस्टम में आफ्टर कोलिजन. हेंस अगर ये काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है आफ्टर कोलिजन, इट मींस कि ये काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व नहीं रही. अगर ये कंजर्व नहीं रहती तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोलिजन इनइलास्टिक है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, हमारा सिस्टम दो ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है. दो ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफॉर्मेबल है, उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो वो प्रेस हो जाता है. जैसे आप फोर्स लगाते हैं एक बैलून के ऊपर तो वो प्रेस हो जाता है, वो मूव नहीं करता. अगर बैलून फिक्स्ड है तो वो मूव नहीं करता. तो हम हम यहाँ पे जो एग्जांपल ली हुई है वो ये है कि व्हेन यू पुश अ वॉल देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट. इसका क्या मतलब कि अगर हम पुश करते हैं किसी दीवार को तो दीवार रिएक्शन के तौर पे हमारे हाथ के ऊपर फोर्स लगाती है लेकिन कोई मोशन पैदा नहीं होती. तो ये जो रिएक्शन वाली फोर्स है जो दीवार हमारे हाथ पे लगा रही है, ये क्या करती है, बेंड्स द एल्बो और प्रेस द मसल, ये मसल्स को प्रेस कर देती है. जब ये मूवमेंट नहीं हुई, हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई दीवार के ऊपर लेकिन मोशन कोई नहीं हुई. जब मोशन कोई नहीं हुई इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने काइनेटिक एनर्जी दी वो चेंज हो गई पोटेंशियल एनर्जी में.
तो क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये शो करेगी कि एनर्जी जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। एंड बाय इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स क्या चीज है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम which is I which is represented mathematically as I is equal to delta p total। और इस तरह हमारे पास आ जाएगा कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्पल्स हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, F वाल जो वाल फोर्स लगा रही है इनटू डेल्टा टी विच इज इक्वल टू m डेल्टा v। डेल्टा v क्या चीज है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये था अगर सिस्टम डिफॉर्मेबल हो। अच्छा, इसके बाद ये है कि ये जो लेक्चर नोट्स मैंने आपको दिए हैं, इन लेक्चर नोट्स में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं। ये 3 न्यूमेरिकल है मेरा ख्याल है, 47, 48 और 49। तो ये आपने देख लेने हैं और ये असाइनमेंट आपने मुझे अगले वीक में जमा करवानी होगी। ठीक हो गया। तो यहाँ तक अगर किसी ये इस लेक्चर के एंड में ये न्यूमेरिकल दिए भी हुए हैं और ये सॉल्व किए हुए हैं बेटा। अगर किसी को किसी न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे काइंडली डिस्कस करें, आप मुझसे कांटेक्ट करें वाया ईमेल, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह आप मुझसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल।